नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाता और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि ताबड़तोड़ एक्शन से, भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। जिस तरह से भारत ने डिप्लोमेटिक जो रणनीतिक कूटनीतिक कदम उठाए हैं, पाकिस्तान हाय हाय कर रहा है। और आज की खास चर्चा होगी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार पर। भारत सरकार और पूरा देश जिस तरह से एकजुट है कि आतंकवाद को जड़ से मिटा करके ही दम लेंगे, आज इसी पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ। और साथ ही आज हम बात करने वाले हैं कि राहुल गांधी को वीर सावरकर पर जो अपमानजनक टिप्पणी वो लगातार करते रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई है। कई बड़ी बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने, फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी है कि आगे से स्वतः संज्ञान ले लेंगे। तो इन तमाम मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम अहम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने का दिया निर्देश। पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को जारी लॉन्ग टर्म वीजा नहीं किए जाएंगे रद्द। पहलगाम हमले के जिम्मेदार पाकिस्तानी और लश्कर आतंकियों की पहचान करने के साथ तेज हुई कार्रवाई। सुरक्षा बलों ने आतंकी आसिफ शेख और आदिल धोकर के मकान को उड़ाया। बांदीपोरा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। सेना ने कई आतंकियों को घेरा। एलओसी पर पाकिस्तानी फायरिंग का भारतीय सेना दे रही है मुंहतोड़ जवाब। थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगर पहुंचे। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की ले रहे हैं जानकारी। सेना की 15 कोर के साथ जाएंगे बैसरन मैदान। पहलगाम हमले के विरोध में पूरा देश आक्रोशित। हमले पर विवादित टिप्पणी करने वाले असम के आईयूडीएफ विधायक आमिनुल इस्लाम गिरफ्तार। आतंकी हमले के विरोध में दिल्ली व्यापारियों का बंद का आह्वान। राजधानी में 100 से भी ज्यादा जगहों पर बाजार बंद। और वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई सुप्रीम फटकार। जस्टिस सचिन दत्ता ने राहुल गांधी के बयान पर जताई कड़ी आपत्ति। राहुल को दी चेतावनी, भविष्य में ऐसे बयान पर अदालत ले सकती है स्वतः संज्ञान। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली मची हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। पाकिस्तान को यह डर है कि पीएम मोदी इस जघन्य कृत्य पर चुपचाप तो बैठने वाले नहीं हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत अपनी निराशा छुपाने के लिए गीदड़ भभकी भी दे रही है। भारत के कड़े फैसले से सबसे ज्यादा चोट पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड करने पर लगी है, सिंधु नदी जल समझौता। आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने पाकिस्तान की हुकूमत के सामने यह बात रख दी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने भारत के कड़े रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए शिमला समझौता को तोड़ने की गीदड़ भभकी दे दी है। लेकिन पाकिस्तान यह भी मान रहा है कि 3 दशक से आतंकवाद को प्रश्रय देने में उसकी हुकूमत का हाथ रहा है। पाकिस्तानी दहशतगर्द आकाओं को भारत ने एक कड़ा संदेश दे दिया है कि आतंकवाद को परास्त किए बिना वो चैन नहीं लेगा। और उसी संकल्प में भारत ने 1960 से ही चले आ रहे सिंधु जल समझौते को रोक दिया है। माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक का यह सबसे बड़ा डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया है। पाकिस्तान के मौलाना फौजी जनरल असीम मुनीर कश्मीर को गले की नस बता रहे थे। उनकी चिंता ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के गले के अंदर पानी डालने लायक नहीं छोड़ा। अब तो पाकिस्तान के कई पूर्व जनरल भी खुलकर कह रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में आर्मी चीफ असीम मुनीर का हाथ है। पाकिस्तान के लोग इस बात से चिंतित हैं कि गर्मियों के महीने में पानी की किल्लत के बीच जीवन को जीना मुश्किल हो जाएगा। कराची में स्थानीय लोगों ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। सिंधु नदी से कई चैनल बनाकर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पानी ले जाने की पहल का सिंध प्रांत के लोगों ने जबरदस्त विरोध किया है।
इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान में 17 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो जाहिर है कि पहले से ही रोजी रोटी के लिए तरसते पाकिस्तान में मुल्क के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है, सबसे बड़ी चुनौती होगी। और सबसे बड़ा मसला तो डेटा शेयरिंग का भी है। पंजाब सिंध में भारत से गुजरने वाली जो 6 नदियों का डेटा है वो पाकिस्तान को उपलब्ध कराया जाता था भारत के द्वारा। बरसात के दिनों में बाढ़ की आशंका से भारत ही पाकिस्तान को अवगत कराया करता था कि बाढ़ आ सकती है, तैयारी कर लीजिए। लेकिन अब यह सेवा नहीं होगी। बह सकता है पाकिस्तान का पूरा इलाका। पीएम मोदी का स्पष्ट मानना है कि खून और पानी भी एक साथ तो नहीं बह सकते, न बहेंगे। पाकिस्तान जब तक भारत के खिलाफ घिनौनी हरकत बंद नहीं करता तब तक वो मानवता का दुश्मन ही कहलाएगा। पाकिस्तान के जीडीपी का 62% हिस्सा अभी भी कर्ज के भुगतान में खर्च होता है। इस पर उसे हर साल बिजली पैदा करने के लिए 2 करोड़ टन कोयला आयात करना पड़ता है। इस हालात में पाकिस्तान के लिए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है यानी जल विद्युत, उस पर निर्भरता बढ़ रही थी। लेकिन भारत के इस कड़े रुख के बाद इसकी कल्पना की जा सकती है कि पाकिस्तान के जीडीपी में आज भी कृषि का सबसे बड़ा योगदान है। तो जाहिर है कि सिंधु नदी जल समझौता सिंध से लेकर पंजाब में खेती का इससे एक बड़ा विस्तार का मौका मिला था पाकिस्तान को। लेकिन ये जो जिहादी जनरल मुनीर है उसकी करतूतों की सजा पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता भुगतेगी। लोगों के सामने अपने फौजी जनरलों के जिहाद की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। और इन सब के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा अशरफ ने भारत के खिलाफ आतंकियों को पालने की बात को स्वीकार भी कर लिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान पश्चिम के देशों के लिए आतंकवादियों का समर्थन, उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग का काम 2-3 दशकों से करता आ रहा है। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. So that's your argument that that was a mistake, and we suffered for that, and that is why you are saying this to me. If we had not joined the war against Soviet Union and later on the war after 9/11, this Pakistan's track record, was not an unimpeachable track record. देख लिया आपने, सुन लिया आपने, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री इस बात को मान रहे हैं। तो रक्षा विशेषज्ञ भारत में इंद्रजीत सिंह का कहना है कि पाकिस्तान तो दिखावा कर रहा है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। तैयार हैं। अगर इंडिया किसी तरह कोई ऐसी हरकत करता है, उनके एरिया में एंटर करता है या एयरफोर्स हमारी उनके एरिया में जाती है, तो वो पूरी तरह तैयार हैं और वो रिटेलिएट करेंगे। वहीं रक्षा विशेषज्ञ ध्रुव कटोच का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से सीज फायर का उल्लंघन करता आ रहा है। The Indian response has been very responsible. We have kept the temperatures down. But now I think the time has come that any time Pakistanis resort to breaking the ceasefire, there should be an overwhelming response and that post should be destroyed. A message has to be conveyed. In any case, seeing the present circumstances, I don't think the ceasefire agreement is going to last very long. कहां ठहरता है पाकिस्तान अगर भारत कड़ा एक्शन लेता है? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, जो रणनीतिक और राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहां पर जुड़े हुए हैं। मैं पहले डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी आपके पास आ रहा हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, हम तो 2-3 दशकों से ये सब करते आ रहे हैं। ऐसे में जब भारत एक्शन ले रहा है और खासतौर पर डिप्लोमेटिक एक्शन, उसमें तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर कहीं टिकेगा ही नहीं, क्योंकि जब आपके रक्षा मंत्री इस तरह से स्वीकार करें कि हां हमने ये किया है, तो फिर तो भारत का सारा एक्शन जायज अपने आप साबित होता जाएगा। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, देखिए, ये 2-3 दशकों से नहीं चल रहा है। अगर हम हिस्ट्री में जाए तो 1978 में जब
रशिया अफगानिस्तान में जाता है तो अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी एक फ्रंट लाइन स्टेट बनाया था, जिसमें उसने तालिबान और अलकायदा खड़े किए थे। तो जो टेररिज्म का कंसेप्ट है पाकिस्तान में, जो एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से शुरू किया गया था, तो वो तो अफगानिस्तान में 1978 में शुरू हो गया था। तो लगभग 47 ईयर्स आप कह सकते हो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से चल रहा है, जिसमें उसने रिलीजन को, लोगों की इमोशंस को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीजन को मिक्स किया, और उसने कंसेप्ट जो है, जो जिहाद का कंसेप्ट है, वो इस लड़ाई में लाया। अगर हम देखें कि 1947 की एग्रेशन की पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के ऊपर, 1965 में हुआ, 71 में हुआ, तो हम देखते हैं कि पाकिस्तान इतना नुकसान नहीं कर पाया। पर पाकिस्तान को समझ आ गया कि पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी वार से ज्यादा नुकसान कर सकता है। और आप देखिए कि जो प्रॉक्सी वार से पिछले 35 साल में हमने जो कैजुअलिटीज सफर की है, चाहे वो सिविलियन कैजुअलिटीज है, चाहे वो हमारी आर्म्ड फोर्सेस की कैजुअलिटीज है, दे आर many टाइम्स मोर देन व्हाट वी हैव सफर्ड इन वॉर्स। ठीक है तो डॉक्टर मल्होत्रा, तो ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म को कर रहा है। ठीक है डॉक्टर मल्होत्रा, लेकिन इस बार जिस तरह का स्ट्राइक, और खास तौर पर जो सिंधु नदी जल समझौते को भारत ने होल्ड पर किया है, डॉक्टर मल्होत्रा आप इस मामले के विशेषज्ञ भी हैं, जरा बताइए कि इसका क्या असर होने वाला है, और ये कितना बड़ा स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर भारत ने कर दिया है, शायद अब जाकर उसे समझ में आ रहा होगा। देखिए, इसका मैं एक बड़ी सरल भाषा में एक उत्तर दूंगा कि जैसे हमारे घर पे 2-3 दिन पानी नहीं आता है तो हमें टैंकर बुलाना पड़ता है, एक प्राइवेट टैंकर हायर करना पड़ता है। तो वही लगता है फिलहाल डॉक्टर मल्होत्रा से हमारा संपर्क टूट गया है। इस बीच सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी हैं। विनोद जी, जो जिस तरह से कि पाकिस्तान में खलबली है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं वहां पर, और जिस तरह से लोग वहां पर, जो सरकार है वो मीटिंग बैठ के, मुझे तो लगता है उतनी बैठकें शायद भारत में नहीं हो रही जितनी बैठकें वहां हो रही है। घबराहट है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कि अब जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद पता नहीं और किस तरह का स्ट्राइक हो जाए। लाल जी, पाकिस्तान के अगर सोशल मीडिया आप देखें, पाकिस्तान के जो फॉर्मर जनरल्स के आप ये देखें, तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये कठमुल्ला जनरल मुनीर ने फंसा दिया पाकिस्तान को। तो ये जनरल मुनीर को जो कठमुल्ला कहा जाता है, उसका भी एक बैकग्राउंड है कि जनरल मुनीर के फादर जो भी हैं वो भी पाकिस्तान के जाने माने एक मौलाना ही रहे। ये अपने ISI के चीफ रहा है, और इसके बाद ये जनरल अभी थोड़े दिन पहले उसका रिटायरमेंट होना है। लेकिन वो ये तिक्रम लगा के, जब आपने देखा कि कैसे एक हिंदू और मुस्लिम का डिवीजन की बात करके उसने इस मामले को तूल दिया था, और वहाँ खुद पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो भी बैठे हुए थे, सारे आला अधिकारी बैठे हुए थे, और वहाँ उन्होंने 2 नेशन थ्योरी दिया था 4 दिन के बाद पहलगाम की हमने ये घटना देखी थी जी। तो आज अगर पाकिस्तान के पूर्व सैनिक और अधिकारी कह रहे हैं कि ये हमला मुनीर का कराया हुआ है, जनरल का कराया हुआ है, तो इस बात को समझना होगा कि पाकिस्तान को इसने सचमुच में फंसा दिया है। खुद पाकिस्तान के, अभी आपने डिफेंस मिनिस्टर का सुना, वो बार बार हर जगह टेलीविजन पे इंटरव्यू देते हुए बार बार कहते हैं, एक जगह गिदर भभकी देते हैं कि हमने शिमला एग्रीमेंट हम तोड़ लेंगे, हम अपना एयर स्पेस उसको हटा लेंगे, हमने ये तोड़ लेंगे, हम वो तोड़ लेंगे। लेकिन उनको पता है जी कि 2019 के आर्टिकल 370 एब्रोगेशन के बाद इन्होंने सारा काम किया था, भारत का कुछ फर्क नहीं पड़ा था जी। अब अगर वो कहते हैं कि हम शिमला एग्रीमेंट तोड़ लेंगे, तो वो भी वहां के लोग उनको जवाब दे रहे हैं कि भैया तुम शिमला एग्रीमेंट तोड़ के भारत का क्या बिगाड़ लोगे? शिमला एग्रीमेंट तोड़ोगे तुम्हारा LOC खत्म हो जाएगा, तुम्हें सीज फायर लाइन पे जाना पड़ेगा। भारत को जो जीता है, भारत ने 14-15 हजार एकड़ वहां पे किलोमीटर एरिया जीता था, उसको भारत को सौंपना पड़ेगा। सबसे मजेदार चीज ये है कि भारत उसको पाकिस्तान के लोग ही बता रहे हैं कि तुम अपने 90,000 फौजी जो सरेंडर किए थे उसको भी सौंपना पड़ेगा। तो वो एक तरह से मजाक बना दिया है। मजाक इस तरह से बना दिया है कि पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी का ये जो होल्ड पे भारत पे रखने का जो एक बड़ा फैसला है, वो पाकिस्तान के दुखती नब्ज पे एक हाथ रख दिया है कि पाकिस्तान में आने वाले समय में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसी असर पर हम बात कर रहे थे डॉक्टर गणेश मल्होत्रा
मल्होत्रा जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए कि इसका ये जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक है, कितना बड़ा असर इसका पाकिस्तान के ऊपर होगा। अब जाकर के उनको, जिसे कहते हैं दिन में तारे नजर आना, वो नजर आ रहा होगा पाकिस्तान के लोगों को, जो भी थोड़ी सी भी अकल रखते हैं, थोड़ी सी भी समझ जिनके पास है। देखिए, बहुत एक बोल्ड स्टेप है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान जैसे हमें न्यूक्लियर थ्रेट्स देता रहा है, वैसे ही पाकिस्तान हमें ये थ्रेट्स देता रहा है कि हम इंटरनेशनल फोरम में जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। तो वो पाकिस्तान पहले भी ऐसा रवैया करता रहा है, और पाकिस्तान ने जितने भी हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले करवाया है इन्हीं चीजों का हवाला देते हुए, और शायद उस धमकियों से हमारी सरकारें भी जो है वो उसके प्रेशर में आती रही। पर अब मुझे लगता है कि बोल्ड स्टेप उठाया गया है, तो अब पाकिस्तान को पता चलेगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी सफर कर रही है। चाहे वो उसके पानी की, आपने देखा कि पानी की किल्लत कितनी है। पंजाब और सिंध के बीच में लड़ाई लगी हुई है। कल ही 6 नहरों के बारे में दोनों प्रदेशों के बीच में एक लड़ाई लगी हुई है कि पंजाब जो है वो सिंध के साथ पानी शेयर नहीं करना चाहता है, तो वो लड़ाई और बढ़ेगी। और अगर पानी का फ्लो कम होता है तो उनका एग्रीकल्चर सफर करेगा, क्रॉप्स सफर करेंगी, और ऑलरेडी जो फूड प्राइसेस हैं वो आसमान पे हैं। हमने देखा कि पाकिस्तान में खाने की चीजों को लेके लोगों के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, उनके बीच में मार कुटाई हो रही है, तो वो चीजें और बढ़ने वाली हैं। तो मुझे लगता है कि अब लोगों को भी, लोग जैसे आपने बताया कि लोग उनको ही आईना दिखा रहे हैं, तो लोग आगे भी उनको आईना दिखाएंगे, और लोगों को भी ये डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान की जनता जो है वो एक सफर करेगी। जो काले कारनामे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी कर रही है, या पाकिस्तान की गवर्नमेंट कर रही है, या उधर की एजेंसीज कर रही है, बट उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान की लोगों को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई उनको डेवलपमेंट का साथ देना है, उनको अपनी ग्रोथ चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, उनको रिसोर्सेज चाहिए, या पाकिस्तान का जो टेरर एजेंडा है उसको सपोर्ट करना है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक रिवोल्ट शुरू होगा, जो पाकिस्तान आर्मी को एक रियलिटी चेक होगा। हम देखें कि जब इमरान खान को हटाया गया था तो सबसे पहले लोग कहां पहुंचे थे प्रोटेस्ट करने? वो जुडिशरी के पास नहीं गए थे, वो उन्होंने सड़कों पे प्रोटेस्ट नहीं किया था, उन्होंने आर्मी जनरल के घर को रैंसैक किया था। आर्मी हेडक्वार्टर जो था, ब्रिगेड क्वार्टर था, उसके हेडक्वार्टर को रैंसैक किया था। मतलब कि लोगों को भी समझ आ गई है कि इस सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो पाकिस्तान आर्मी है। तो मुझे लगता है आने वाला समय जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, और भारत की सरकार इसके लिए तैयार है, क्योंकि ये डिसीजन ऐसे तो लिया नहीं गया होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रख के लिया गया होगा। तो पाकिस्तान ये जो धमकियां दे रहा है, इन धमकियों का कोई असर होने वाला नहीं है। बिल्कुल असर नहीं होने वाला है विनोद जी। और पाकिस्तान, जो कि अभी डॉक्टर गणेश जी बोल भी रहे थे, डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी, कि ये धमकियों का असर होने वाला नहीं है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान जो इसकी बौखलाहट में कर रहा है, हम जाएंगे इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे, वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुई थी ट्रीटी, हम शिमला समझौता को रद्द कर देंगे, ये सब चीज़ें मतलब जिसे कहते हैं कि ऐसा लगता नहीं कि बचकानी बातें पाकिस्तान कर रहा है। और जिस तरह से कि भारत ने ये एक्शन किया है, उसके बाद अब शायद वो जिसे कहते हैं फेस सेविंग, अपने लोगों के सामने वो फेस सेविंग की कवायद कर रहा है। देखिए लाल जी, पिछले 2 दशक से पाकिस्तान की एक मशहूर कहावत है कि पाकिस्तान के पास 3 चीज है, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो ये अल्लाह, अमेरिका, आर्मी से के साथ साथ में आप ही देखिए कि इन दशक में चेंज किया हुआ है। एक अमेरिका के जैसे ही हटा, पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया, क्योंकि अभी ये देखिए कि पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं, मिडिल क्लास वहां कोई ऐसा डेवलप किया नहीं। एक झटके में देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यहाँ फैसला लिया और पाकिस्तान का शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया, और 2 दिन से पाकिस्तान के शेयर मार्केट में कत्लेआम मचा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी के कगार पर ये पहुंच गया है। स्थिति आप ये देखिए कि जो देश अभी सीधे सीधे IMF और वर्ल्ड बैंक के बस दया पे चल रहा है, उस देश में आप 62% पाकिस्तान का GDP जो है वो सीधे सीधे लोन का इंटरेस्ट चुकता करने में जाता है। वो पाकिस्तान अगर पानी इंडस वाटर का बंद हो जाए तो वो अपने हाइड्रोलिक
जो पावर स्टेशन है उसको कैसे चला पाएगा। वो पाकिस्तान अपने 17 लाख एकड़ जमीनें जो सिंध और उसके पंजाब में है उसको सिंचाई कर पाएगा। वो पाकिस्तान जो अभी डेटा शेयरिंग का इसी इंडस वाटर ट्रीटी में समझौता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो वो डेटा शेयरिंग भारत बंद कर देगा। भारत इमीडिएट इफेक्ट से बंद किया है। तो अब मतलब आप ये देखिए कि बारिश के समय में अगर इन 6 नदियों में पानी आता है, अगर पानी बढ़ता है, बाढ़ की स्थिति बनती है, तो पाकिस्तान को कुछ भी पता चलने वाला नहीं है कि किन नदियों का पानी का बहाव कितना आने वाला है। तो इतनी बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए है। क्या ये जनरल मौलाना और कट्टर जो अपने को ये साबित करना चाहता है कठमुल्ला मुनीर, क्या ये इस बात को लेके पूरे पाकिस्तान को एक भंवर जाल में फंसा नहीं दिया है? ये बात वहां के अवाम को समझना चाहिए कि इस जनरल ने सचमुच में पाकिस्तान को सड़क पे खड़ा कर दिया है। सड़क पर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल। डॉक्टर गणेश मल्होत्रा, चलते चलते आपकी एक छोटी सी टिप्पणी कि दोहरी मार पड़ेगी। एक, जब पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी नहीं मिलेगा, और जब पानी अतिरिक्त मात्रा में होगा, भारत जानकारी नहीं देगा, तो बहुत सारे गांव उधर बह जाएंगे पाकिस्तान में। देखिए, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की बात है, तो भारत ने तो पहले ही 2 बार नोटिस इशू कर चुका है। जनवरी 2023 में और अगस्त 2024 में 2 नोटिस इशू किए हैं। और सेक्शन 12 जो है इंडस वाटर ट्रीटी की, वो क्लियरली कहती है कि कोई भी कंट्री जो है वो इस ट्रीटी को मॉडिफाई करने के लिए और रिव्यू करने के लिए डिमांड कर सकता है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हम पहले भी जीते हैं। जैसे किशन गंगा प्रोजेक्ट जो है वो हमने कोर्ट से ही जीत के उसकी शुरुआत की है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ये धमकियां देना बंद कर दे और रियलिटी चेक पे आ जाए। और दूसरा जो है ये जो मानसून है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए उससे कितनी तबाही हुई है। तो अगर डाटा शेयरिंग नहीं होगी और बड़ी तबाही आ सकती है। पाकिस्तान तो ठीक है, पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए डॉक्टर गणेश मल्होत्रा जी। और विनोद जी, आप अभी बने रहिएगा, क्योंकि आज हमारी खास चर्चा इसी पर है कि ये वक्त जो है अब एक्शन का है, तो इसी पर खास चर्चा करने वाले हैं खास मेहमानों के साथ। अभी वक्त है ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया था कि आज की खास चर्चा उसी पर होगी कि पहलगाम हमले के बाद अब यह वक्त एक्शन का है, और एक्शन दिखाई पड़ रहा है। मानवता के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े घिनौने हमले में पुलवामा के आतंकी हमले को याद किया जाएगा, लंबे समय तक याद किया जाएगा। निर्दोष बेगुनाह पर्यटकों को धर्म पूछकर उनकी हत्या, इसकी इजाजत तो शायद कोई भी मजहब नहीं देता होगा। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से एक्शन में हैं, और आतंकी और उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ मुंहतोड़ कार्रवाई, जवाबी कार्रवाई हो रही है। आज बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अल्ताफ लल्ली को मुठभेड़ में मार गिराया। बांदीपुरा में लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर के होने की खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा बलों ने धावा बोल दिया। आतंकी के फायरिंग में सेना के एक जवान भी हालांकि घायल हुए हैं, लेकिन वो आतंकी कमांडर चला गया, मारा गया। पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर के TRF ने ही ली थी। तो पीएम मोदी ने कल बिहार में एक जनसभा में कहा था कि भारत सरकार आतंकवाद की बची खुची जमीन भी खत्म कर देगी, आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल स्थानीय आतंकी आदिल हुसैन ठोकर के घर को सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया। आदिल पर पाकिस्तानी आतंकवादियों को साथ देने का आरोप है। एक और स्थानीय आतंकी आसिफ शेख के त्राल में स्थित घर को भी पुलिस प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने उसके घर को बुलडोज कर दिया। टूरिस्ट के इस पीक सीजन में कश्मीर के लगभग हर टूरिस्ट स्पॉट पर खचाखच भीड़ थी। आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है।
मानवता के दुश्मनों ने कश्मीर के हजारों लोगों की रोजी रोटी पर लात मार दी है। क्या इसमें स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका नहीं होगी? स्थानीय पुलिस की धरपकड़ जारी है फिलहाल। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मजहब को लेकर इस कट्टरपंथी सोच का विरोध सियासतदान कर रहे हैं। बेगुनाह टूरिस्ट को धर पूछकर उनकी हत्या रेडिकलाइजेशन की पराकाष्ठा है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म तो नहीं होता। तो क्या हमले के पीड़ित परिवार झूठ बोल रहे हैं? क्या पहलगाम के स्थानीय मुस्लिम झूठ बोल रहे हैं? लेकिन इस कुकृत्य तक को भी कवर दिया जा रहा है। आरजेडी के नेता शक्ति सिंह कह रहे हैं यह हमला स्क्रिप्टेड था। कई लोग तो इस निर्मम हत्या को भी नकार रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से कश्मीर गए पीड़ित परिवारों की व्यथा दिल दहला देने वाली है। लेकिन सियासत देश में बड़े रेडिकलाइजेशन को नकार रहा है। यह वक्त सिर्फ निंदा का नहीं है, यह वक्त उस सोच को परास्त करने का भी है जो हिंदुओं से बैर रखना सिखाता है और करना सिखाता है, उनके प्रति नफरत सिखाता है। एक बंटवारा का दर्द देश आज भी झेल रहा है। अब और कितने बांटने की कोशिश होगी? यह शैडो सेक्युलरिज्म सियासत बंद होनी चाहिए, तुरंत बंद होनी चाहिए। आरजेडी के नेता शक्ति यादव ने आतंकी घटना को पूर्व नियोजित बता दिया। सुनिए। ये जो घटना आतंकवादी की घटना हृदय विदारक थे, पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। हमें जैसे लग रहा है कि कोई बेल स्क्रिप्ट जैसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया में। ये बड़ा ही खतरनाक डिजाइन है, सबको समझनी पड़ेगी। अभी चिता की आग भी पूर्ण रूप में नहीं लगी है और प्रधानमंत्री जी अपने मुख से राजनीतिक बयानबाजी करना सुना आपने? क्या कहा जाए इसे बताइए। और टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा को भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदू हिंदू करना ही मोदी जी का प्रोपेगेंडा है। हिंदुओं क्यों कह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सब भारतीय हैं वहां पे। ये गोदी मीडिया कुछ ज्यादा ही जरूरत से ज्यादा चला रही है। ये प्रोपेगेंडा वॉर ज्यादा चल रहा है हमारे मित्र माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से और उनके ग्रुप की तरफ से ये ज्यादा चल रहा है। शत्रुघ्न जी को यह नहीं पता कि गोली चलाने से पहले बहुत हिंदू 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 करके ही गोली चलाया गया था। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव आप कह रहे हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ऐसी घटना की हम लोग निंदा करते हैं। सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। ये सुना आपने? आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन जो रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया जिसको लेकर बहुत चर्चा है और बहुत विवाद भी है। सुनिए उनके बयान को भी जरा। Terrorism doesn't really see religion, is what I mean. I've told, but in this case, I feel that the way they filtered or selected people who they killed was very candid and clear. So I feel that being secular in our country is the key of progress. वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। जो हरकत की वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए और असल इनसे ऊपर जो शयातीन बैठे हुए हैं, जो हमेशा नहीं चाहते कि ना भारत में ना कश्मीर में अमन रहे, इनको जड़ पेड़ से इनको सबक सिखाने की जरूरत है। और वहीं एक बच्चा नक्श ने अपने पिता को इस आतंकी हमले में खो दिया है और उसने क्या कुछ देखा वहां पर, सुनिए। जब वो आतंकवादी ज्यादा गोली मारे हैं तब सबको पता चला कि टेररिस्ट घुसा है, तो हम छुप गए। उन लोगों ने ढूंढ लिया। हमको तो वो दो दिखे थे और एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया।
क्या कहा जाए। इस बच्चे के कहने पर, इस बच्चे की बात पर कुछ बोलना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा जी जरा सुन लीजिए कि ये बच्चा क्या कह रहा है, फिर आपको समझ में आएगा। बहरहाल आज इसी पर खास चर्चा कि क्या कुछ एक्शन हो रहा है, एक्शन में किस तरह से मोदी सरकार एक्शन ले रही है, इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत। दुष्यंत नागर जी जो राजनीतिक का विश्लेषक हैं और कांग्रेस के समर्थन में जमकर बातें रखते हैं मजबूती के साथ, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए। विनोद जी, ये पहले जरा इसी पर आ जाइए। बच्चे की बात हमने सुनवाई और लोग कह रहे हैं कि बहुत हिंदू 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 हो रहा है। अरे भाई, जब साफ तौर पर वहां पर उन्होंने यही किया, वो जो कट्टरपंथी मुनीर है पाकिस्तान का जनरल, उसने जो बोला वही वहां पर बोल करके मारा गया है, तो क्या करें इन बातों को? कहीं ढक दें, छुपा दें, क्या करें बताइए। लाल जी, ये बेईमान सियासत है जो इतनी दर्दनाक, जो आप कह सकते हैं ये घटना है मानवता के खिलाफ में, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई जघन्य अपराध हुआ होगा। इतिहास में इसको किस तरह से याद किया जाएगा ये भी जानते हुए हमें इस बात का भी अफसोस होता है कि इतिहास में ये सो कॉल्ड सीडो सेकुलर का आज का जो रवैया है पहलगाम के घटना के बाद, उसको कैसे याद किया जाएगा ये भी समझने की जरूरत है। समझने की ये जरूरत है कि क्या इस देश में हिंदू कहना और हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ में ये जो नफरत का एक माहौल बना, एक रेडिकलाइजेशन जिस तरह से आपने देखा है, और उस रेडिकलाइजेशन को किसने फैलाया है, यहां से लेके और वहां तक, इस पार से और उस पार तक जो रेडिकलाइजेशन देखते हैं, क्या इसका ये इम्पैक्ट नहीं है कि आप उसको ये सच कहने का आप हिम्मत नहीं करते हैं कुछ चंद वोटों के कारण? आप जिस दिन सच कहना सीखेंगे, आज हिंदुओं के नाम पूछ पूछ के गोली मारने वालों की आप अगर निंदा करेंगे, तो शायद ये सच से लोगों को और लोगों को भी मैसेज जाएगा कि भारत इस तरह के किसी भी कुकृति पर सियासत करने के बजाय सीधा एक स्वर से आतंकवाद को परास्त करने का एक दृढ़ संकल्प लेता है। बिल्कुल। लेकिन आपको खोने का कुछ ये डर लगता है कि हमें इस फ्रंट पे इस बात करने से हमें शायद कुछ अलग इसका नजारा हो सकता है, कुछ अलग रिएक्शन हो सकता है, तो आप नपे तुले में उसको कवर दे रहे हैं। आप जो कवर दे रहे हैं यह पाप है। बिल्कुल पाप, यह पाप है। इस बात को समझना जरूरी है। जी बिल्कुल, इस बात को समझना जरूरी है। दुष्यंत नागर जी, अच्छी बात यह है, जो अच्छी बात है उसकी वो भी होनी चाहिए। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि सर्वदलीय बैठक में सारे लोगों का सुर एक जैसा है। यह एक अच्छी बात है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन कुछ बेसुरे राजनीति में अलग सुर निकाल रहे हैं। 3-4 बेसुरों का नाम ले लेता हूं। रॉबर्ट वाड्रा जी के बयान से विवाद हुआ, शक्ति सिंह जी की बात सुनाई हमने, शक्ति सिंह यादव जी की, शत्रुघ्न सिन्हा जी की बात सुनाई हमने। ये सब क्या राग आलाप रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये, और क्यों कह रहे हैं? क्या सियासत हमारी इतनी गंदी हो सकती है कि इस तरह की भी टिप्पणी करने की जरूरत महसूस हो जाती है कुछ लोगों को? दुष्यंत नागर जी, देखिए, जैसा कि सारे देश भर से रिएक्शन आ रहे हैं, प्रतिक्रिया आई हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो, विपक्ष के नेता हो, अन्य सहयोगी हो विपक्ष के, सभी आज सरकार के साथ खड़े हैं। पूरा भारत एकजुट है। बिल्कुल। और सभी ने सरकार को अधिकार दिया है कि आप उचित समय पे उचित फैसला लीजिए, और ये जो चल रहा है पिछले 20-30 वर्ष से कश्मीर में जो एक आतंकवाद प्रायोजित किया जा रहा है, उसका आप पूर्ण इलाज करिए। जी। अब कुछ 2-3 लोगों का जो आप लोगों ने सुनाया है, मैं समझता हूं कि उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। बिल्कुल। और मेरा तो ये भी मानना है कि मीडिया को भी उन्हें तवज्जो नहीं देनी चाहिए, उन्हें अपने महत्वपूर्ण प्रोग्राम में ऐसी वॉइस को स्थान भी नहीं देना चाहिए। आज दुनिया में ये संदेश देने की जरूरत है कि भारत एकजुट है, भारत राजनीतिक रूप से बटा हुआ नहीं है। जब भारत के लोगों की बात आएगी, भारत के सम्मान स्वाभिमान की बात आएगी और कश्मीर की बात आएगी, तो भारत पूरी शक्ति के साथ एकजुट है। और मैं पुनः ये कहना चाहता हूं, जो कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ने और अध्यक्ष खड़गे जी ने दोहराया है जी, कि हमारी जो सरकार है, चाहे
पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे मिलिट्री लीडरशिप है, चाहे हमारी सिक्योरिटी एजेंसियां हैं, हम सब उनके साथ हैं और वो जो चाहे फैसला ले। जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया जी, सिंधु जल संधि को जिस प्रकार से रद्द किया गया है भारत के, हमारी सरकार के द्वारा, उसके दूरगामी परिणाम निकलने वाले हैं। और अभी गर्मी का मौसम आने वाला है, तो पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ा झटका हमारी सरकार ने दिया है। बिल्कुल हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में और ऐसे कदम उठाएंगे कि जिससे वहां आतंकवाद की कमर टूट जाए। और जो कुछ लोगों के बारे में, जैसा मिश्रा जी ने बताया, जो कट्टरता के तहत भारत के खिलाफ विश्वमन करने का काम करते हैं और भारत में आतंकवाद को प्रायोजित करने का काम करते हैं, उनकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ी जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात दुष्यंत नागर जी, इसी बात की मैं तारीफ कर रहा था। लेकिन कुछ टिप्पणियां जो है वो दुखी भी करती हैं। धनंजय गिरी जी, कोई कह रहा है कि स्क्रिप्टेड था, कोई कह रहा है हिंदू 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 इतना क्यों कर रहे हो। क्या इस तरह की टिप्पणी, स्क्रिप्टेड का आरोप, ये कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं जहां एक सुर निकल रहा हो वहां दो चार बेसुरे अपना बेसुरा राग अलाप रहे हैं। लालचंद जी कहते हैं ना कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना देश के भीतर छुपे हुए गद्दारों से। जी, तो देश के भीतर जो छुपे हुए ऐसे तत्व हैं, ऐसे इसको इसी को सेकुलरिज्म समझते हैं। हिंदुस्तान हिंदुस्तान में हतभागा बन के जिए, शरणार्थी बन के जिए, और कहते हैं कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। अगर ऐसे लोग नहीं होते, आंधी जयचंद मिर्जाफरों की एक लंबी श्रृंखला नहीं होती, तो भारत कभी शौर्य और पराक्रम के बल पर थोड़ी हारा। ऐसे ही लोगों ने इसको भीतर से कमजोर किया है। जो मूल बात है कि पुलवामा के बाद यह सबसे बड़ी आतंकी घटना है। पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रही है, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी हुई है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डिप्लोमेटिक और इस देश की जीत है कि क्या अमेरिका और क्या रूस, सभी इस आतंकी घटना की निंदा कर रहे हैं। और दूसरों को तो छोड़िए, इस्लामिक देश भी भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। सऊदी अरब ने भी निंदा की है। पाकिस्तान की नापाक हरकतें, जो पूरे दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगता फिर रहा है, आतंकियों का पालन पोषण करता हुआ जो पनाहगार बना करके बैठा हुआ है, उसको भाई साहब कहते हैं झटका पर झटका लगता जाएगा। और जो कड़ी से जितनी कार्रवाई की जाएगी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है और जो गृह मंत्री ने कहा है, रक्षा मंत्री ने कहा है, ये दुनिया की शांति व्यवस्था पर हमला है। कश्मीर के मुसलमान भी पाकिस्तान के इस नापाक इरादे से आज ही जा चुके हैं। कश्मीर के हाथ में भी पाकिस्तान वही कटोरा देना चाहता है जो अपने देश के नागरिकों को दिए हुए। और जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जो आतंकवादियों को लेकर के भेजा गया था, उनको ट्रेनिंग थी और उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने पूछा धर्म। जात ने पूछी किसी की, पूछा उसका धर्म। और जो देश में बांटे जातियों में कब आएगी उन्हें शर्म? ऐसे सियासत करने वालों को कब शर्म आएगी? हम कह रहे हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, लगातार अपनी स्पीचों में कह रहे हैं, बिल्कुल पंचाधिकम सतम। लेकिन हमें 105 नहीं 105 है जो युधिष्ठिर ने कहा था कि जब विपत्ति आएगी पूरा राष्ट्र एक पैर पर, एक समूह में एक साथ खड़ा है। लेकिन अभी भी जो लोग इसमें बांट रहे हैं, जो जिसमें जाति खोज रहे हैं, धर्म खोज रहे हैं, जो मजपंथ संप्रदाय खोज रहे हैं, उनकी मजम्मत करनी चाहिए, उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये बदला हुआ कश्मीर है, कश्मीर को विकास चाहिए, विश्वास और व्यवस्था चाहिए। मोदी जी के प्रति कश्मीरियों ने जो आस्था जताई है, जो विश्वास जताया है, जो राष्ट्र के साथ एकाकार हो रहे हैं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने ये हरकतें की है, जिन लोगों का ये शुरू से तरीका रहा है कि जो धर्म पूछ करके आतंकवादी घटनाएं करने की, हत्याएं करने की, कत्ल-गारत का माहौल क्रिएट करने की, उनकी मजम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मजम्मत ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि अब तो मुझे लगता है इस बार कम से कम ये दिखाई पड़ रहा है विनोद जी, प्रायः हम देखते हैं कि जब कभी ऐसी घटनाएं होती थी, कहा जाता था कि बख्शा नहीं जाएगा, सजा जरूर मिलेगी। मिलती भी थी। जो शामिल होते थे आतंकी, उनको कहीं घेर करके मार भी दिया जाता था, सजा भी मिलती थी। लेकिन इस बार बात आगे है। इसलिए बात आगे मैं कह रहा हूं कि जो ओवरग्राउंड, जो यहां देश के अंदर पाकिस्तान से आतंकवादी आया, मान लिया किसी तरह आया, लेकिन जो देश में छुपा हुआ गद्दार, जिसने उनको खाना पानी दिया, दाना पानी दिया, रखा, पाला, पोषा, उनके घरों को भी उड़ाया जा रहा है। उनको भी अब कम से कम यह पैगाम जा रहा है इस बड़े एक्शन से विनोद जी, कि आगे चल करके ऐसे किसी भी दुश्मन को पनाह देने से पहले 1000 बार सोचना, नहीं तो घर को उड़ा दिया जाएगा और तुम अगर नजर आओगे तो तुमको भी उड़ा दिया जाएगा। लालजी, कल प्राइम मिनिस्टर मोदी मधुबनी की जनसभा में जो बोल रहे थे, उन्होंने सीधे कहा ये देश की आत्मा पे चोट किया है। तो ये देश की आत्मा पे चोट करने वाले के खिलाफ में कम से कम, जो धनंजय जी बता रहे थे, अभी नागर साहब बता रहे थे जी, कि इसमें देश के 140 करोड़ लोगों का भी एकजुटता और एक स्वर जरूर होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि आप ये देखिए कि आपने वो
4 लोग, वो 5 लोग इस देश की सॉवरेंटी ही नहीं, आपके देश की इस पूरी संप्रभुता के साथ साथ आपके अस्मिता को चुनौती पहलगाम में दी थी। आप उसको हिंदू कहने पर आपको इतना से ऐतराज हो रहा है किसी नेता को, तो आप उसके बदले में ये भी तो समझ सकते हैं कि जो हिंदू वहां पे टूरिस्ट बन के जाते हैं वो आज कश्मीर के इकोनॉमी में 33% का उसका जीडीपी का शेयर देते हैं सिर्फ टूरिज्म से। जी आज हो क्या रहा है, जरा वो जाए एक बार जम्मू कश्मीर कि पूरे पहलगाम में जो खचाखच भीड़ थी वहां पे, वहां के होटल, कश्मीर में श्रीनगर में जो सैयाह थे वहां के शिकारा, वहां के हाउस बोट, गुलमर्ग के राइडिंग जो गुलमर्ग का था, सारा सन्नाटा पसरा हुआ था। बिल्कुल। अब ये सन्नाटा के नजारा आप ये देखिए कि जम्मू कश्मीर की जाने वाली कश्मीर दिल्ली से फ्लाइट जो थी उसका 28,000 रुपये टिकट था जी, और आज की तारीख में देखिए पूरा फ्लाइट खाली जा रहा है। तो ये कश्मीर के लोग समझ रहे हैं बॉस, ये समझ रहे हैं कि उनको इस 30 साल से ये सियासत नुकसान किया है। आज कश्मीर में जितना प्रदर्शन हुआ है इस आतंकवाद के खिलाफ, आपके पूरे देश में इस तरह का प्रदर्शन और जगह में नहीं हुआ। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने इसको भुगता है, इस रेडिकलाइजेशन को भुगता है जी। क्या इस देश के सियासतदान को इस बात के लिए चिंता नहीं करना चाहिए कि आपके घर में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पे? ठीक है, आप कब तक इस बात को चेतेंगे, कब तक इस बात के लिए इस सच को बोलेंगे कि भैया ये बस करो, इस सब सारी चीजें, एक देश रहेगा तभी ये सियासत होगी। बिल्कुल, तभी ये सियासत रहेगी। कश्मीर के आवाम की भावना की तारीफ होनी चाहिए, बिल्कुल तारीफ होनी चाहिए। जिस तरह से वो समझ रहे हैं कि जो ये इस तरह के कृत्य हैं इसमें पीढ़ियां बर्बाद हो गई हैं, लेकिन ये जो गिने चुने गद्दार हैं जो आतंकवादियों को शरण देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए क्या खाओगे, क्या कितनी देर तक वो भिखारी पाकिस्तान जो कटोरा लेकर घूमता फिरता है वो कितनी देर तक तुम्हें क्या भेज देगा, क्या दे देगा, ये समझो कम से कम इन बातों को। दुष्यंत नागर जी, लेकिन इन सब के बीच ये जो एक अलग नैरेटिव खड़ा करने की भी कुछ लोग कोशिश करते हैं फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर, उन सब चीजों को तिलांजलि देने का भी वक्त आ गया है क्या? देखिए, फर्जी सेक्युलरिज्म का बिल्कुल जो लोग हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं। अच्छा। और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए वो लोग राजनीति कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैं मिश्रा जी की इस बात से भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता कि सेक्युलरिज्म का और कट्टरता का कोई मेल जोल है। उससे पूर्व में भी जो भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता ने जाति के ऊपर एक टिप्पणी की, मैं उसे भी अनुचित मानता हूं। देखिए, भारतीय समाज की जाति एक सच्चाई है और हम जो पिछड़े हुए भी हैं, हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोगों ने 2-2, 3-3 आयोग बने, उन्होंने पूरे देश में सर्वे किया, तो उन्होंने कह रहे हैं कि धनंजय जी की पार्टी बीजेपी फर्जी सेक्युलरिज्म करती है। धनंजय जी, आपकी पार्टी और आपके सहयोगी फर्जी सेक्युलरिज्म करते हैं क्या? बिल्कुल करते हैं, फर्जी सेक्युलरिज्म है इनका। आपको मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं, भाजपा के एजेंट है, दामाद जी पर सवाल उठा दिया, दामाद जी रॉबर्ट वाड्रा जी, दामाद जी टुक 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 नहीं आ रहे कि भाई लाल क्या पुकारे, दुष्यंत जी ने दामाद बीजेपी का एजेंट पुकारे। लालचंद जी, सबसे मजेदार बात तो ये है कि दामाद जी देख रहे हैं कि दुष्यंत जी क्या कर रहे हैं दामाद जी को। भाई दामाद, मैं गुस्सा नहीं रहा हूँ, मैं तो प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूँ कि आपके दामाद जी हमारे एजेंट निकले। ये तो कमाल की बात हो गई। आपके दामाद जी ने कहा है प्रभु, दामाद जी ने कहा। रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने आपको मौका दे दिया धनंजय गिरी जी, रॉबर्ट वाड्रा के बयान ने आपको मौका दे दिया, लगता है गलत टिप्पणी उन्होंने कर दी जी। ठीक है, बड़ी सम्मान के साथ, ठीक है, मुझे लगता है हमें उस मुद्दे पर हमें उस जेस्चर पर लौटना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी कि पूरे देश का सुर इसमें एक होना चाहिए, पूरे देश का सुर एक जैसा होना चाहिए, कहीं से कोई बेसुरा राग नहीं निकलना चाहिए। तो तैयार करने के लिए ये तो देखो, जाति के आधार पर तोड़ रहे हैं, जातियों को अपमानित करने का काम। जी बोलिए धनंजय जी, बोलिए विपक्ष का समर्थक जोड़ने का काम, बोलिए धनंजय जी, पूरा कीजिए। लालचंद जी, दामाद जी टुक 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 निहारे कि दुष्यंत जी उन्हें भाजपा का एजेंट पुकारे और फर्जी सेकुलर पुकारे। दामाद जी फर्जी सेकुलर है ये दुष्यंत जी बता रहे हैं,
और ठीक वो है, देश को तोड़ने ठीक के है लिए रॉबर्ट भाजपा बयान, के एजेंट देखिए बने रॉबर्ट हुए। वाड्रा के ये तो बयान की हर कमाल जगह कर दिया निंदा हो रही सुशील जी ने। है, हर जगह निंदा हो रही है सर, हर जगह निंदा हो रही है। फिलहाल समय की कमी है, फिलहाल समय की कमी है। शुक्रिया 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 धनंजय जी, शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका भी शुक्रिया इस बहस में जुड़ने के लिए। लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि देखिए दो चार लोग जो हैं जो गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनको छोड़िए, देश एकजुट है, देश चाहता है कड़ा एक्शन हो और सरकार ले भी रही है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी टिप्पणी आई है राहुल गांधी के लिए कि राहुल गांधी जी वीर सावरकर पर गलत टिप्पणी मत किया कीजिए, यह गलत है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही सुप्रीम कोर्ट ने, दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बता ही दिया था कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी जबरदस्त फटकार लगाई गई है राहुल गांधी को वीर सावरकर पर जो वो गलत टिप्पणी करते रहे। तो राहुल को सावरकर पर सुप्रीम फटकार। वीर सावरकर पर टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। तो सुनवाई करते हुए जस्टिस सचिन दत्ता ने राहुल गांधी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस दत्ता ने कहा, महात्मा गांधी भी तो वायसराय को पत्र लिखते समय योर फेथफुल सर्वेंट लिखते थे कि नहीं लिखते थे? क्या इस तरह से आप कहेंगे कि महात्मा गांधी भी अंग्रेजों के सेवक थे? जस्टिस सचिन दत्ता ने यह बात कही। उनकी अदालत ने राहुल गांधी को चेतावनी भी दी कि भविष्य में ऐसे बयान पर अदालत स्वतः संज्ञान भी ले सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ऐसा एक शब्द भी नहीं कहा जा सकता। उन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई और हम उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही। जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछा, क्या राहुल गांधी जानते हैं कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी एक पत्र में वीर सावरकर की प्रशंसा की थी? मालूम है कि नहीं है? राहुल इतिहास भूगोल जाने बिना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों पर गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह कड़ी टिप्पणी की। तो वीर सावरकर पर आपको पता ही होगा कि अपमानजनक बयान लगातार राहुल गांधी देते रहे हैं। और जब महाराष्ट्र में कुछ विरोध हुआ तब जाकर के वो कुछ दिनों के लिए थमे थे, फिर से चालू कर दिया था। तो भाजपा के नेता प्रेम शुक्ला का कहना है कि राहुल गांधी से माफी की अपेक्षा तो नहीं की जा सकती। वीर सावरकर के मामले में जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी को फटकारा है, इस फटकार के बाद अगर राहुल गांधी में रंच मात्र भी शर्म होगी तो वीर सावरकर के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने पर वो कान पकड़कर माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह की हठ पर आमादा रहते हैं और जिस तरह की बेशर्मी पर वो आमादा रहते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी और श्रीमान राहुल गांधी की दादी थी, वह भी वीर सावरकर के द्वारा स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान की प्रशंसक रहीं। तो श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी प्रशंसा करती हैं और राहुल गांधी को कलंकित करने का कुछ कुकर्म करते हैं। तो साफ तौर पर विद्वान न्यायाधीशों ने आज राहुल गांधी को जिस तरह से फटकारा है, इस फटकार के बाद राहुल गांधी को सुधर जाना चाहिए। आईना दिखाया है, कड़ी फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी बात कही है। और क्या कुछ कहा है, सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सारथी से, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इन चीजों को कवर किया, और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले विकास, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं आज, बहुत बड़ा वाला आईना दिखाया है जिसमें राहुल गांधी को पूरा चेहरा अपना नजर आ रहा होगा कि उन्होंने वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानी पर टिप्पणी करके कौन सी गलती की है।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी कड़ी टिप्पणी की, क्या कुछ खास और बोला है विकास? बिल्कुल लालचंद, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक अगर इस तरह की बयानबाजी की जाएगी किसी चिट्ठी के हवाले से जो सावरकर ने लिखी थी, तो इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल महात्मा गांधी ने भी अपनी चिट्ठियों में किया है। जब वो वॉइस रॉय को कोई चिट्ठी लिख रहे होते तो उनका संबोधन यही होता था, योर्स फेथफुल सर्वेंट, चिट्ठी के आखिरी में। तो क्या वो महात्मा गांधी को लेकर के भी इस तरह की टीका टिप्पणी करेंगे? और ये जो किन कारणों से वो ऐसा कर रहे हैं, कोर्ट ने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में इस तरह की बयानबाजी, उस तरह की टिप्पणी उन्हें राहुल गांधी को शोभा नहीं देती। और कोर्ट ने फिर ये कहा कि राहुल गांधी को पता होना चाहिए कि एक स्मारक समिति होती थी, सावरकर स्मारक समिति, उसकी एक चिट्ठी का जवाब देते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी सावरकर की प्रशंसा की थी। तो क्या उन्हें इस बात का पता नहीं है कि खुद उनकी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी दादी सावरकर को लेकर के एक प्रशंसा का पत्र लिख चुकी हैं? तो वो इस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? हालांकि कोर्ट ने कहा कि लीगल पॉइंट पर जो बातें उनके वकील अभिषेक मनु सिंह भी रख रहे थे कि आपको राहत हम देंगे, लेकिन इस तरह की बयानबाजी बहुत ही आपत्तिजनक है और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बयानबाजी कोर्ट के संज्ञान में आती है तो वो खुद सुओ मोटो एक्शन लेने के लिए बाध्य होगा, यानी हमें किसी शिकायत की जरूरत नहीं है, हम खुद ही इसका संज्ञान लेकर के आपसे सवाल जवाब करेंगे। फिलहाल आज उनको राहत तो मिल गई है, लेकिन उनको काफी कड़ी फटकार आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से लगी इस तरह के बयान, क्योंकि वो बार बार अलग अलग जगहों पर देते रहे हैं और इसको लेकर के देश की अलग अलग अदालतों में मामले चले, हाई कोर्ट्स में चले, कुछ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, और आज भी यूपी का जो मामला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंटरिम रिलीफ दे दिया है, लेकिन कड़ी फटकार के साथ। कड़ी फटकार के साथ दी है। विनोद जी, मुझे लगता है कि कई नेता विवादित बयान देते हैं और कई बार ये मामला अदालत में जाता है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि अदालत की इससे ज्यादा सख्त टिप्पणी कि ना इतिहास पता है, ना भूगोल पता है, ना अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री के शब्दों के बारे में पता है, और ऐसी ऐसी बातें आप बोलते हैं स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, तो क्या महात्मा गांधी के लिए भी ऐसा बोलेंगे? बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं फटकार, राहुल गांधी के लिए बहुत बड़ी झटका। लाल जी, आपने भी सुना होगा अटल जी की एक कविता है जो बार बार वो दोहराते थे अलग अलग मंचों पर, सावरकर माने तप, सावरकर मतलब ज्ञान, सावरकर मतलब समर्पण, त्याग। तो ये सावरकर का एक जीवन का एक पूरा ये था, खुला है पन्ना है जी, जो कोई भी पढ़ सकता था। क्या राहुल गांधी ने कभी जाना कि उनके कांग्रेस के कितने नेता काला पानी के 12 साल की वो सजा काटी थी 4 फीट के कमरे में? क्या कभी वो देख के आए हैं? तो जब आप इन महान स्वतंत्रता सेनानियों के इस बलिदान को, इस त्याग को खारिज करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप एक पॉलिटिकल नैरेटिव करते हैं। जब राहुल गांधी कहते हैं कि गांधी माफी नहीं मांगता, तो आप सावरकर के बारे में अनर्गल टिप्पणी करते हैं जी। तो आज कोर्ट ने कम से कम उनके इस सारे कुकृतियों को, जो लगातार एक तरह से कैंपेन कर रहे थे सावरकर के खिलाफ में, उनको एक बड़ी फटकार लगाई है कि आपको इतिहास का कुछ नहीं पता। आपके ही दादी जब वहां पे सावरकर के सम्मान में स्टाम्प जारी कर चुकी है इंदिरा जी ने, वो भी स्टाम्प भारत सरकार के रिकॉर्ड में है जी। इतना सम्मान देने का भारत का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को, और आप एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में इतना अनर्गल और ओछी टिप्पणी करते हैं। इसी ओछी टिप्पणी के लिए आप इसलिए करते हैं कि आप बार बार सावरकर को बीजेपी से जोड़ते हैं। पार्टी से बड़ा कोई एक स्वतंत्रता सेनानी का कद होता है, बिल्कुल, चाहे वो गांधी हो, चाहे भारत के और सपूत हो। तो क्या इस देश में स्वतंत्रता दिलाने वाले गिने चुने 4-5 लोग थे जिसे गांधी परिवार अपना मानता है? इस स्वतंत्रता संग्राम के लाखों शहीद थे जो बेनाम हुए, जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, जिन्होंने हंसते हंसते सूली पे चढ़ गए। क्या उसका नाम किसी इतिहास के पन्नों में कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों में आने दिया? ये भारत है जो 75वें साल अमृत काल में उन स्वतंत्रता सेनानियों के उस महान कृत्य को हमने जाना है, और आप उस स्वतंत्रता सेनानी के सबसे बड़े योद्धा और अगुवा के रूप में सावरकर थे, उसी पे चोट करते रहे, क्योंकि आप लोगों को बता रहे थे कि इसमें किसी का कोई योगदान नहीं है, कुछ परिवारों को छोड़ के, कुछ नेताओं को छोड़ के। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से आप कहिए कि उनको फटकार लगाई है कि इतिहास पर हो और तब जानो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का महत्व और उनके योगदान में कितने लोगों का। बिल्कुल, कुछ बोलने से पहले जरा इतिहास भूगोल की जानकारी रखनी चाहिए।
विकास, ये बताइए कि राहुल गांधी की तरफ से उनके वकील ने या किसी ने कुछ कहा, और आगे अब इस मामले में क्या होगा? बिल्कुल लालचंद, यहाँ पर जब सुनवाई हुई तो उनके जो वकील हैं वो रक्षात्मक दिखे, वो डिफेंसिव दिखे। उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पब्लिकली बोलते हैं कि अपनी बात पर वो कायम है या वो किसी अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगेंगे, इस तरह की बात उनके वकीलों की तरफ से नहीं कही गई। और उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि जो बयान है उसका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं है, किसी को डिमीन करना नहीं है। हालांकि अब जब विस्तृत सुनवाई होगी, विस्तार से बहस होगी, तो उनका पक्ष और सही तरीके से सामने आएगा। लेकिन आज कहीं पर भी उनके जो वकील थे वो अपने बयानों को डिफेंड करते नजर नहीं आए। वो लगातार यही कहते रहे कि उनके बयानों को गलत परिप्रेक्ष्य में या गलत तरीके से समझा गया और ये कंप्लेंट दर्ज कराई गई याचिकाकर्ताओं की तरफ से। ठीक है, आगे आने वाले दिनों में उनकी स्थिति और स्पष्ट होगी अपने बयानों को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका। साथ में विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए और विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।